यूज ओनली द रिड्यूस्ड एकोलोन फॉर्म टू सॉल्व ए सिस्टम। मतलब एकोलोन फॉर्म में से आपको वो कहते हैं ना, एक चीज होती है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, एक होती है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट तो दोनों से मिल जाएगी, कोई एकोलोन से भी और रिड्यूस पे। क्वालिटेटिव क्या मतलब है, सिस्टम का सोल्यूशन है या नहीं, अगर है तो यूनिक है या क्या है, नॉन यूनिक है, वो है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है कि हाउ द सोल्यूशन इज रिटन। तो सोल्यूशन राइट करने के लिए ये जरूरी है क्या, ये आप क्या करें, रिड्यूस एकोलोन फॉर्म करें। ठीक है, ओके जी, अब आगे चलते हैं। ये जी नंबर 10। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम और मजीद प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मजीद प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो सिस्टम है ना, ये इसके नीचे एक चीज भी लिखी हुई है, इन एन अर्लियर एग्जाम्पल वी ऑब्टेन द एकोलोन फॉर्म। यानी इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो जब हमने रेफर किया तो ये है एकोलोन फॉर्म। ठीक है, और बेसिकली इसमें अगर आप गौर करें कि इसमें भी वही सिचुएशन है, ये कंसिस्टेंट है ना। क्यों है कंसिस्टेंट, इसलिए कि लास्ट कॉलम इज नॉट ए पिवट कॉलम। सबसे आसान ये क्या सोचना कि लास्ट कॉलम इज नॉट ए पिवट कॉलम, लिहाजा ये क्या है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद हम ये देखना है कि साहब इसमें बेसिक वेरिएबल्स कितने हैं, तो जरा सोच के बताएं कितने बेसिक वेरिएबल्स हैं इसमें। 3 है ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो है x1 ये बेसिक है, ये x2 बेसिक है, और क्या है x5। तो बाकी दरमियान में जो 2 रह गए ना, ये यस 3 एंड 4 बिल्कुल सही है, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो 3 4 आर फ्री वेरिएबल्स, देयरफॉर कंसिस्टेंट। अच्छा अब ये जुमला देखें ना, कंसिस्टेंट अगर है और उसमें फ्री वेरिएबल्स हैं तो ये क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। जाहिर है नॉन यूनिक का मतलब यही है, एक से ज्यादा। कैसे आते हैं, फ्री वेरिएबल को अपनी पसंद की वैल्यूज देते जाएं, आते चले जाएंगे। ओके जी, so let's go to 11। ओके जी, ऑलराइट, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है भाई, बताइए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि ठीक है, ये लास्ट टाइम भी मैंने लिखा है, वो दूसरे सेक्शन को बताया था। 3 इक्वेशन है ना, वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है ना। तो इसका मतलब है ये या तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर कंसिस्टेंट तो एक रो लाजमन 0 में जाएगी। इसलिए कि 2/2 वेरिएबल में अगर 3 से 2 से ज्यादा इक्वेशंस है ना और कंसिस्टेंट है, तो फिर एटमोस्ट 2 ही नॉन जीरो रोज बच सकती है। ये मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली, हो सकता है 1 हो लेकिन 3 नहीं होगी। तो ये देखें आखिरी रो क्या हो गई, सब 0 हो गई ना। लेकिन अगर यहां पर 1 आ जाता या कोई और चीज आ जाती यहाँ पे, फिर आप क्या कहते हैं, फिर आप कहते हैं इनकंसिस्टेंट। लेकिन वो तो नहीं आई ना, तो बाकी 2 रोज बची नॉन जीरो। और ऐसा कोई रो नहीं है जिसका लास्ट कॉलम क्या हो, पिवट कॉलम। असल जोर इस पे दे रहे हैं हम, इसलिए कि अगर लास्ट कॉलम पिवट कॉलम होता है ना, तो 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो वाली कंडीशन आ जाती है। तो लिहाजा ये सिस्टम भी क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें खास बात है, फ्री वेरिएबल नहीं है, कंसिस्टेंट सिस्टम विद नो फ्री वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। और जैसे आपसे कहा है ना कि ये हम यहाँ पे रुके हैं ना, क्या है ये, एकोलोन या रिड्यूस एकोलोन, एकोलोन है ना। तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट तो ये आ गई, ये कहलाती है ना क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लेकिन आंसर नहीं आया। आप कहेंगे सर आ तो गया, तो ये भी तो आधा आया है ना, x2 = 3। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पुट कर दें और फिर किसकी वैल्यूज निकाल लें, x1 की। लेकिन उसने क्या कहा था पिछली स्लाइड में कि रिड्यूस एकोलोन। तो अगर आपने आंसर निकालना है तो इसमें 2 स्टेप और करें आप। जरा मुझे बता दें जल्दी से, ताकि थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। आप सर कह रहे हैं कि मुझे मिडल रो और लास्ट रो एज इट इज रखनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, 3 0 आगे बताओ, -15 होगा मेरा ख्याल। क्या किया इन्होंने, सेकंड रो को -4 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें हम,
कर देते हैं डिवाइड, 1 0 माइनस 5 0 1 3 0 0। इसका मतलब है अब आंसर आ गया ना डायरेक्ट। ये तो आंसर पहले भी आ चुका था, x1 इज इक्वल टू 3 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अब x1 भी आ गया -5। तो जल्दी जल्दी चेक भी कर लेते हैं, -5 एंड 3। सोचो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना, -15 और 12 का सम क्या है -3। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। 6 और आगे क्या है यार, अच्छा -10 एंड 15 ये 5 होता है, दूसरे भी सेटिस्फाई होगी। आखिर में क्या आएगा +10 एंड -9, वो क्या है इक्वल टू 1। तो ये हमारी कैलकुलेशन भी क्या हो वेरीफाइड होगी कि हमने कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं की। हाँ जी, कुछ पूछना है आगे चलें? ठीक है, क्लियर हो गया, लेट्स गो फर्दर। तो ये हमारे पास था, ओके जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इंटरेस्टिंग से मतलब ये है कि ये आपका पूरा वो है क्या, समरी है। क्या है भाई, ये समरी है, ठीक है। चलें जी, देखें सबसे पहला स्टेप ये क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंट कब होगा। आपको पहले से पता है कंसिस्टेंट कब होता है, मैंने कहा ना ये समरी है, जब लास्ट कॉलम क्या हो जाता है, पिवट कॉलम नहीं होता। लेकिन अगर लास्ट कॉलम पिवट कॉलम हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो आप इसने यही बताया है कि अगर ये बी जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। राइट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ the rightmost column of a augmented matrix is not a pivot column, i.e. if and only if this thing is b is non-zero। तो b non-zero है तो ये inconsistent हो जाएगा। लेकिन इसका भी वही मतलब है ना, कौन सा क्या है, इसका मतलब यही है ना भाई, b non-zero है, इसका मतलब है कि राइट कॉलम पिवट कॉलम हो गया, तो इसका नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। ऑलराइट, b क्या है, अब आप आगे बढ़ गए, आपको नंबर 1 से पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट नहीं था तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो अब आप अगले स्टेप पे पूछेंगे क्या ये यूनिक है या नॉन यूनिक है। उसमें क्या चेक करते हैं, फ्री वेरिएबल, तो यही लिखा हुआ है, solution contains either a unique solution, no free variables, infinitely many solution, when there is at least one free variable। ये बार बार वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपने सोल्यूशन निकालना है तो क्या करें आप, रिड्यूस एक्लोन फॉर्म, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा नहीं खैर वो तो थ्योरेटिकल बात थी। अब ये कह रहा है कि कैसे मालूम किया जाए सोल्यूशन। यार ये तो हमें पहले से पता है ना, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, यही करते हैं ना, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। दूसरे में क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं ना, तो उससे डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, सिस्टम कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो स्टॉप कर जाते हैं। क्या मतलब, राइट कॉलम क्या बन गया, पिवट कॉलम। तीसरे में कब जाते हैं, गो टू स्टेप, कब क्या करते हैं, अब रिडक्शन करते हैं, कंटिन्यू रो रिडक्शन टू ऑब्टेन द रिड्यूस एक्लोन फॉर्म, ताकि आंसर आ जाए। फिर क्या करते हैं भाई, वही करते हैं कि जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको उठा के कहाँ ले जाते हैं, राइट साइड पे। तो सारे बेसिक वेरिएबल क्या आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो उसको हम कहते हैं कि इट इज ए पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन वेयर फ्री वेरिएबल्स आर ट्रीटेड एज पैरामीटर्स, ठीक है। ये वही चीज है जो हम अभी बता रहे थे आपको, स्टेट द सॉल्यूशन बाय एक्सप्रेसिंग ईच बेसिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स एंड डिक्लेयर द फ्री वेरिएबल्स। ऐसे लिखा था ना लास्ट टाइम, x2 फ्री और मेरे ख्याल है शायद x5 या x4 भी फ्री था। ओके जी, चलें जनाब आगे चलते हैं। राइट, ओके जी, अब ये एग्जाम्पल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ, बड़ा साइज कर लें। ओके, एग्जाम्पल, ऑलराइट, चलिए सबसे पहला, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स ऑफ 4/6 मैट्रिक्स कैन हैव एंड व्हाई। तो जरा मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर बता दूं, इसमें रोज कितनी है,
4 हैं और इसमें कॉलम्स क्या हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रहा है देखिए, इसमें आप थ्योरेटिकली सोचे, डोंट थिंक कि कोई सिस्टम है, डोंट थिंक कि उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, बस एक मैट्रिक्स है, जो भी मतलब हो, बस मैट्रिक्स है और आपने रो ऑपरेशन करने। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स, नहीं लार्जेस्ट कह रहा है, आपने कहा 5। 5 का मतलब ये है कि एक रो में 2 पिवट हो सकते हैं। नहीं नहीं, इनकी बात कर लेना, जिसने 5 का है, रो कितनी है 4 है ना, इसका मतलब है एक रो में 2 पिवट होंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। 4 आंसर आ गया। एट लार्जेस्ट बोला है ना, 4 है, मतलब है 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन लार्जेस्ट पिवट क्या होंगे 4, इसलिए कि कॉलम 6 है लेकिन रोज तो 4 है ना, तो आप मिनिमम में देखेंगे जाके। नहीं, अच्छा कोई सा बता सकता है कि वो कब मुमकिन है जबकि कोई भी मतलब है पिवट रो ना हो या पिवट एलिमेंट हो ही ना हो? जी नहीं नहीं, देखें उसने ये नहीं कहा, इसने ये कहा, जुमला देखें आप, ये क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट, यानी ये कह रहा है कि लार्जेस्ट पिवट कितने होंगे, तो हम ये कह रहे हैं 4 है। तो पहले तो हम ये कह लें ना कि 5 क्यों नहीं हो सकते, 5 इसलिए नहीं हो सकते, ये चले 6, आप कॉलम देख रही है ना, 6 कॉलम, 6 इसलिए नहीं हो सकते कि अगर 6 पिवट होंगे तो एक रो में कम से कम एक से ज्यादा तो आएंगे, रो कितनी है, तो ये तो एक आपको फैक्ट पता होना चाहिए ना कि यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 पिवट इन एनी रो, देन 1 पिवट इन एनी कॉलम, वो जनरल आइडिया है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, राइट, लेकिन इन प्रैक्टिस 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा दूसरे की तरफ आ जाए, बी की तरफ। हाँ, उसका जवाब बताएं, वो किस किस्म का डेटा होगा जिसमें पिवट ही ना हो सिरे से? नहीं नहीं, कॉलम तो फिक्स हैं, 6 कॉलम 4 रोज, इससे हम नहीं डेविएट कर रहे, डेटा की बात कर रहे हैं। ये जो 24 नंबर होंगे वो कौन से 24 होंगे अगर कोई पीवीटी ना हो? ओ भाई सब कुछ जीरो यार, मैथमेटिशियन तो पागल है ना, कहते हैं ये मैट्रिक्स बिल्कुल सही मैट्रिक्स है। कौन सी? हर रो में जीरो है और हर कॉलम में क्या है, जीरो। इट्स गुड, ये 4/6 है। कौन कहता है नहीं है, लेकिन इसमें कोई पिवट नहीं होगा, इसलिए कि पिवट क्या होता है, नॉन जीरो। सही है, क्लियर हो गई ना बात, ये कि नहीं? ठीक है, ये जस्ट ए थ्योरेटिकल चीज है। अच्छा सेकंड का बताएं, अभी उल्टा हो गया, 6 रोज हैं और 4 कॉलम है, अब बताइए क्या होगा इसमें? तो भाई आंसर वही है पहले वाला, क्या हो गया? अगर 6 है तो आप ये कह रहे हैं कि किसी कॉलम में जो है ना वो 1 से ज्यादा आ गया है। ये है ना, देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो अगर आप ये 6 कह रहे हैं, ये उसको देख के कह रहे हैं ना रोज को, ठीक है, अगर 6 कह रहे हो तो इसका मतलब है एक कॉलम में 2 आ गए ना, फिर क्यों आ गए, इसलिए आ गए कि 4 कॉलम्स हैं। तो ये भी वही सिचुएशन है क्या? भाई लार्जेस्ट की बात कर रहा है। अच्छा नहीं, इनका बात में समझ देखो, मैं बताऊं, ये पता क्या, मैंने आपको पहले वार्निंग दी थी कि ए में आपने ये नहीं सोचना कि ये किसी सिस्टम को करस्पॉन्ड कर रहा है, बी में भी आपने ये नहीं सोचना है किसी सिस्टम को करस्पॉन्ड कर रहा है, प्योर मैट्रिक्स। समझ में आई बात? अगर वो सिस्टम हो ना, फिर आपका कहना सही है कि साहब वो पहला वाला कॉलम जो है वो तो राइट हैंड कॉलम है, लेकिन भाई उसमें भी तो हो सकते हैं 4, इसलिए कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पे एटमोस्ट कितने होंगे, 4 होंगे। ये अलग बात है कि अगर ये सिस्टम, ये मैट्रिक्स जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो, तो 4 का मतलब है सिस्टम, बोलो, इनकंसिस्टेंट। 4 का मतलब ये हो गया ना कि आखिरी कॉलम पे फिट हो गया, इसका मतलब एक रो ऐसी होगी जिसमें सब कुछ जीरो है सिवाय आखिरी एलिमेंट के नॉन जीरो। ठीक है, ऑलराइट, एडमिट। ओके, अब बताइए जनाब, सी, हाउ मेनी सोल्यूशन डज अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन एंड 4 अननोन्स हैव एंड व्हाई? देखिए अभी सिचुएशन ये है, आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस है ना, 1 2 एंड 3। ठीक है जनाब, 3 लगा दे रोज। अच्छा अब 3 इक्वेशन, हाउ मेनी सोल्यूशन डज ऑफ 3 इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स? ठीक है, 2 3 4 5, 5 इसलिए हो गई कि एक राइट हैंड साइड भी तो होगा ना। ठीक है, ये मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात। अब आप मुझे बता दें कि इसमें अगर कंसिस्टेंट है, जुमला ये लिखा हुआ है,
कंसिस्टेंट का मतलब है कि आप जब इसको इकोलोन फॉर्म में रखेंगे ना तो आखिरी कॉलम पिवट कॉलम नहीं बनेगा। तो अब बताइए कि हाउ मेनी सोल्यूशन, जवाब मेरा ख्याल आ चुका है, इन्फिनिटली मेनी। क्या वजह है? उसकी वजह यही है ना कि इसके 3 रोज है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 3 पिवट होंगे ना। इसका मतलब एक एटलीस्ट 1 कॉलम क्या होगा, नॉन पिवट होगा। तो आपने जो कहा है ना कि एक फ्री, तो एटलीस्ट 1 गए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक भी फ्री है तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। ठीक है, ऑब्वियस हो गया ना। यहाँ पे 3 चूंकि रोज हैं और कॉलम्स 5 हैं, वेरिएबल्स 4 हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा, फ्री वेरिएबल, अगर सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। नहीं देखिए, आप बात कर रहे हैं पिवट की या सोल्यूशन की? सोल्यूशन तो इन्फिनिटली मेनी होंगे ना, यही तो लिखा है हाउ मेनी सोल्यूशन, तो इन्फिनिटली मेनी। ओके जी, ओके। ये सी हो गया, एक मेरा ख्याल है डी भी है। ओके जनाब, जरा डी के बारे में बताइए भाईजान। क्या लिखा हुआ है? सपोज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स to a 4/6 linear system is 4/6 and has 3 pivots। अच्छा जनाब, देखिए आप यहाँ पे थोड़ा देर सोचिएगा, पता क्या हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट। टू ए लीनियर सिस्टम इज 4/6, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भी है ना। 7 राइट हैंड साइड है ना। 7 क्या है, राइट हैंड साइड। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि ये जो पूरा होता है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है, सॉरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आप जरा डिस्टिंक्शन रखिएगा इसमें, कोफिशिएंट में और ऑगमेंटेड में। अब आगे चलते हैं। 4 एंड हैज 3 पिवट। ठीक है, 3 पिवट का मतलब है कि इनमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज 3 पिवट्स। अब ये कह रहा है how many pivot column does the augmented matrix have if the linear system is 4। इसलिए कि जब वो कोफिशिएंट में 3 आ चुके हैं ना, अभी हमने राइट साइड को नहीं देखा, तो जब हम राइट साइड को करेंगे और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक चौथा भी आना चाहिए राइट हैंड साइड का, तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अच्छा, अब एक बात और सुन लें और से। जब ये इसकी बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, इसका मतलब इसने पिवट एलिमेंट किस पे किए होंगे, राइट हैंड साइड को तो हाथ ही नहीं लगाया होगा ना, सिर्फ कोफिशिएंट पे। फिर दोबारा पिवट कब किए होंगे, राइट हैंड साइड रख के। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर आप पिवटिंग करते हो ना विद बी एंड विदाउट बी, तो रिजल्ट सेम आएगा। सेम से मुराद ये है कि नेचर की बात हो रही है, यानी ये नहीं हो सकता कि आपने ए पर पिवट किए तो 3 पिवट आ गए ए के अंदर, और बी के साथ जो है ना वो ए में कम या ज्यादा हो गए, नहीं उतने ही रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि लास्ट कॉलम जो है ना वो कभी भी डिक्टेट नहीं करता पिवटिंग को, सिवाय बिल्कुल एंड में। बिल्कुल एंड से मुराद ये है कि ये सारा इंस्टा 0 हो गया और यहाँ पे जनाब अली 5 लिखा हुआ है, इसको तो हमने 1 करना है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, जो पिवट एलिमेंट्स होते हैं ना वो किससे डिक्टेट होते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स से। वेरी रेयर केसेस में जो है ना वो राइट हैंड कॉलम रोल प्ले करता है, वरना सारा खेल किससे होता है, से होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखकर होता है। ओके जी, ये क्लियर हो गया। ये खाली आखिरी पेज था ना, कुछ और तो नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है भाई, हाँ बोलो। ये वाली बात मुझे समझ आ रही थी, इनकंसिस्टेंट आपने 4 कैसे दिया, चलें आपकी तो दोबारा कर लेते हैं। पोजीशन मैट्रिक्स से समझ आ गया, आर्गुमेंट में एक और राइट हैंड हम ऐड कर देते हैं, तो अब हमने क्या चेक करना है? नहीं देखिए, सवाल पढ़ो दोबारा से, आपकी समझ में आ जाएगा। 2 दफा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसमें 3 पिवट कॉलम्स हैं। तो जब ये आएगा ना, जब आप इसके साथ कोफिशिएंट के साथ ऑगमेंटेड लगा देंगे और जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो। इसका मतलब है कि आखिरी कॉलम भी क्या हो गया, पिवट हो गया। इसलिए कि पिवट वही तो होता है, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट जिस कॉलम में है वो कॉलम क्या होता है, पिवट। ये वाली सूरत हाल है ना भाई, ये बताता हूँ मैं आपको। ये वाली सूरत हाल है, सबसे पहले तो ये सिचुएशन थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सब जो है वो आपके पास
0 है, 1 है या कुछ भी है। अब आपके पास ये वाला कॉलम आ गया, ठीक है। अब ये वाला कॉलम अगर पिवट कॉलम है तो दो सूरत हाल होंगी कि यहाँ पर सब 0 होंगे, यहाँ पर क्या होगा, नॉन 0 होगा। ये भी तो पिवट कॉलम होगा ना, वरना तो नहीं होगा ना। अगर फर्ज कर ले ऑलरेडी यहाँ पे एक 1 होता तो हम इसको पिवट कॉलम थोड़ी कहते हैं। किसको? राइट हैंड साइड को। पिवट कॉलम क्या होता है पहले ही बताओ। ये वो कॉलम होता है और एक वो रो होती है कि जिस रो में सब 0 हो सिवाय एक एलिमेंट के नॉन 0, वही पिवट कॉलम होता है। देखिए अगर आपके पास ये वाली सूरत है ना 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 5, तो अब आप इसमें बताएं ना, ये पहला पिवट कॉलम है। ये वाला जो है ना ये पिवट कॉलम है। क्यों है पिवट कॉलम? इसलिए कि इसमें एक पिवट है। ये भी पिवट कॉलम है, इसमें भी पिवट है, ये भी एक पिवट, लेकिन ये तो नहीं है ना पिवट कॉलम। लेकिन अगर ये 0 हो जाता तो फिर बताओ कौन सा? एक मिनट, 1 और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इसलिए मैंने कहा है ना कि ये जो क्वालिटेटिव चीजें होती हैं ये दोनों से आ जाती हैं। किससे आ जाती हैं? रेड्यूस से भी और इक्वलोन से भी आ जाती हैं भाई। अगर चले 1 कर लो यार, बोलो अब बोलो। इसका मतलब नहीं नहीं, इसका मतलब आप सही तरह समझे नहीं है। देखिए आपसे मैंने बार बार कहा है, क्या बार बार कहा है कि इक्वलोन से क्वालिटेटिव स्टेटमेंट आ जाती है और रिड्यूस इक्वलोन से क्या आती है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि रिड्यूस इक्वलोन से क्वालिटेटिव चीजें नहीं आएंगी, उससे भी आ सकती हैं। लेकिन पहले तो आप रिड्यूस इक्वलोन पे आते हैं ना, फिर रिड्यूस पे जाते हैं। तो वो जो डेफिनेशन है किसकी, पिवट की, वो क्या है? पहले तो ये कि इक्वलोन फॉर्म समझ में आनी चाहिए। पिवट का मतलब ये है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज पिवट हर रो में। अगर ये 1 है या 4 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें अगर ये 3 है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब क्या है, बोलो, पिवट एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 हो जाए और ये 1 या 2 या 3 हो जाए तो पिवट एलिमेंट्स कहाँ चला जाएगा, थर्ड के बजाय कहाँ चला जाएगा। लेकिन फिर इसका मतलब क्या है, इन नंबरों का 0 0 0 1 का मतलब क्या है, यही तो कह रहे हैं। तो पहले अगर यहाँ पे 3 थे, है ना, और इसको मिलाकर क्या हो गया 4। ये थोड़ा मजे का सवाल था। ओके आगे चलते हैं यार, काफी हो गया। हमने अब कहाँ जाना है भाईजान? इसको तो गुड बाय कहने हैं ना, शेयरिंग को बंद कर देना, स्टॉप शेयरिंग। देखिए ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ उसको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी सारी फिलोसफी क्या है, आखिरी सिस्टम का सलूशन आसान होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, ये सबका है सलूशन, लिहाजा जो ओरिजिनल है उसका भी है। जब कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें तो वो जो दूसरा सिस्टम है वो पहले का इक्विवेलेंट ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि पहले में तो वेरिएबल थे ना 1 2 3, आपने चेंज कर दिया तो 1 3 2 हो गए। सारा वो तख्ता ही जो है ना वो सब क्या किया आपने, तख्ता ही उलट दिया ना पूरा। तो कॉलम ऑपरेशन सिर्फ एक केस में कर सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स। उस केस में आप कर सकते हैं कॉलम, लेकिन उसमें कॉलम भी कर सकते हैं और रोज भी कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं वहां भी यही जोर देता हूं कि भाई वहां पे भी आप रोज ही करें, इसलिए कि अगर कॉलम की आदत पड़ गई और डिटर्मिनेंट के अलावा अगर कहीं कर दिया तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। जब एक सिंगल ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन, रो ऑपरेशन से पूरा लीनियर अलजेब्रा चल सकता है, तो क्यों अपने प्रेशर डालते हो कि कॉलम करूं या रो करूं। ओके अब हमने करना है 1.3 करना है ना, डिस्कस डॉक्यूमेंट डाउनलोड 1.3। चलो भाईजान किधर हो 1.3, ये आ गया जी 1.3 शेयर। ओके जी। अच्छा अब हमने वेक्टर्स बहुत दफा पढ़े, फिर पढ़ लेते हैं। अब इधर बताओ, बचपन बचपन से मुराद इंटर ही है ना, मैट्रिक की क्या डेफिनेशन बताई गई थी किसी ने वेक्टर की? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही बताया होगा, बिल्कुल सही। मैथमेटिशियन ये कहते हैं कि साहब जो सिंगल कॉलम की मैट्रिक्स होती है वो वेक्टर होती है, या सिंगल रो की जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होती है, वेक्टर होती है। तो बात एक ही कर रहे हैं दोनों, राइट, ठीक है। हम चूंकि यहाँ मैथमेटिक्स की क्लास में है, लिहाजा हम ये वाली डेफिनेशन लेंगे। कौन सी वाली डेफिनेशन लेंगे? ये वाली, a matrix with only one column, राइट, ठीक हो गया जी। तो अब आप कहेंगे सर ये जो
आपने कर दिया है 1 कॉलम, हमें तो बचपन से बताया गया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, ठीक है हैं? हाँ तो उसमें ये होगा ना, फिर आप इसको इस तरह से समझें, ये ज्यादा समझना आसान है। आपके पास ये एक 2 डायमेंशन का वेक्टर है, तो आप इसको इस तरह से समझे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हो ना, इस तरीके से x1 x2, तो बेसिकली ये वाला वेक्टर है, ओरिजिन से वहां तक, कहां तक, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 x2 है। सही है, तो यहां पर क्लियर हो गए ना। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारी मतलब होगी पॉइंट इन द यूक्लिडियन स्पेस, और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वही नंबर एक वेक्टर को बनाएंगे। क्लियर हो गया ना दोनों चीजें, नोटेशन। ऐसे लिख दिया पॉइंट इन स्पेस, और अगर ऐसे लिख दिया तो वही पॉइंट एक वेक्टर बनाएंगे, और वही 2 नंबर एक कॉलम बनाएंगे, और वही 2 नंबर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें सिर्फ एक क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा। तो दिस इज वेक्टर, ठीक है। अब ये देखें ना, वही चीज लिखिए ना, इज द पॉइंट वेक्टर, दिस इज द पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, x1 x2। R2 इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। तो R2 को हम जो डिफाइन करते हैं ना, कैसे डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ R2 को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। क्या कर सकते हैं, ऑल 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है ना। ओके 1.3 सही। अगले पेज पे चलते हैं भाई। ओके अब ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई आगे। हाँ कितनी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अभी। ऑलराइट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा सा और, अब सही है। ओके जी। हाँ देखें, इसमें पता क्या हो रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 2 वेक्टरों को ऐड कैसे करना है। क्या करना है, 2 वेक्टरों को ऐड कैसे करना है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये वाला जो वेक्टर्स है ना, ये वाला वेक्टर्स, ये 2 1 है, यही है ना। 2 यूनिट आप कहाँ चले, एक्स एक्सिस पे, और 1 यूनिट वाई एक्सिस पे। तो ये 2 1 हो गया वेक्टर, यानी ये बेसिकली क्या हो गया, आपका v हो गया। एम आई राइट, ऊपर लिखा है ना v इज इक्वल टू 2 1। अच्छा 1 3 के लिए आप कह रहे हैं 1 यूनिट यहाँ, 3 ऊपर यहाँ, तो ये वाला जो वेक्टर है आपका क्या हो गया, ये u हो गया, और ये किसके बराबर है, 1 और 3 के बराबर है। इसमें तो क्लियर है ना दोनों चीजें, एक u हो गया और एक क्या हो गया, v हो गया। अच्छा अगर आपको याद हो, बचपन में आपको ये बताया गया था कि एडिशन का मतलब ये होता है कि आपने एक वेक्टर इधर रखा, दूसरा इधर रखा, और फिर ये मिला दिया, तो ये है जनाब सम ऑफ दीज टू। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर 2 वेक्टर जो हैं वो 2 साइड हैं टेकन इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब है कि या तो दोनों क्लॉकवाइज ऑर्डर है या एंटी क्लॉकवाइज, तो थर्ड साइड क्या होगा, उसका सम होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे देखें ना, ये फर्ज कर ले मेरा क्लॉक यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्लॉक ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये वाले जो 2 वेक्टर्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हो गए ना, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्लॉकवाइज हो गया ना यार, क्लॉक की डायरेक्शन है ना इसकी, ठीक है। तो ये कौन सा था, ये आपको पहले से पता है, इसको क्या कहते थे आप, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैथमेटिशियन कहते हैं यार तुम्हें ट्राइंगल से क्यों इतनी दिलचस्पी है, पैरेललोग्राम बना लो। चलो बना लेते हैं, ये लो पैरेललोग्राम। अब क्या हुआ कि अब वही वेक्टर जो हम कह रहे थे कि इट इज ए थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, नाउ दैट वेक्टर इज बेसिकली द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब डायगोनल तो 2 होते हैं, ये क्यों है, तो उसका जवाब ये है, ये रहा उसका जवाब, ये लिखा हुआ है, ये रहा ये। इफ u and v in R2 are represented as points in the plane, then u plus v correspond to the 4th vertex of the parallelogram. मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा मैं क्लीन अप ऑपरेशन कर दूंगा अब आपके लिए। चलिए साहब, ये वाला क्या था भाईजान, क्या था, v था ना, याद है, और ये वाला वेक्टर क्या था, u था। तो अगर ये u है तो ये भी u है,
ठीक है, और हमें बचपन से बताया गया था कि हमें ये वाली चीज क्या होती है, u प्लस वी होती है। देखिए ट्राइंगल में पता क्या थोड़ी सी इनकन्वीनियंस ये थी कि हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर था हमें उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ गई थी, राइट। खैर डुप्लीकेट कॉपी तो यहां भी बनेगी पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब क्या है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, इसको आप ट्राइंगल का साइड भी दे सकते हैं नीचे वाली ट्राइंगल का, और इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम बना है ना वी एंड यू, ये उसका क्या है, डायगोनल है। लेकिन डायगोनल तो ये भी होता है ना, लेकिन इसको इसीलिए उन्होंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, whose vertices are 0 u and v, u plus v correspond to the fourth vertex। तो ये असल में फोर्थ वर्टेक्स है, इसलिए कि बाकी तीन तो ऑलरेडी हो गए ना, ये किसके साथ है, v के साथ एसोसिएटेड है, ये किसके साथ है, u के साथ एसोसिएटेड है, और ये किसके साथ है, 0 के साथ एसोसिएटेड है। तो लिहाजा चूंकि डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल दो होते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताया गया है कि ये वाला डायगोनल है, और इस डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है, अदर देन u v एंड 0 पॉइंट्स है। जबकि अगर आप ये डायगोनल लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, u भी आ जाएगा और v भी आ जाएगा, राइट। अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं तो आप कहेंगे u से डायगोनल बन रहा है, इधर देख रहे हैं तो v से। तो क्लियर हो गया ना, सिंपल है। आप चाहें तो वही पुरानी डेफिनेशन लगाते हैं, कौन सी भाई, ट्राइंगल वाली कि दो वेक्टर अगर होते हैं तो उनका सम कैसे करते हैं, उनको वन आफ्टर द अदर रखते हैं, और फिर थर्ड जो होता है वो उसका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ओके जी, ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इसको कहते हैं पैरेलल लॉगरिथम। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। ओके हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। कहता है एक्सप्रेस u 2u एंड -3/u ऑन ए ग्राफ। चलिए साहब, तो u को कैसे बनाऊं, सबसे पहले u बताओ, यहां से शुरू करूंगा ना अपना जर्नी। 1 2 है ना, तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। तो ये वाला जेंटलमैन क्या हो गया, u हो गया ना। उसने यही कहा था ना कि 2 डायमेंशनल प्लेन में ये तीन वेक्टर्स ड्रॉ करके बताओ। कौन कौन से तीन, एक u, फिर क्या 2u। 2u क्या होगा, देखिए दो तरीके से आप 2u ले सकते हैं कि ये जो आपका u है ना, 2u का मतलब है कि डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आप यहां चले गए। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी क्या होगी, 2u होगी। और ये वाली जो चीज थी ना, ये आपकी u थी। दूसरा तरीका ये है कि अगर u ये है तो 2u क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 एंड 4। तो अब आप ये चले जाएं, 2 यूनिट यहाँ चले जाएं और 4 यूनिट यहाँ चले जाएं, तो वही 2u आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं, कंपोनेंट वाइज भी दे सकते हैं, और वो पुरानी डेफिनेशन भी कि साहब अगर u ये है तो ट्वाइस u क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में डबल हो जाएगा। अच्छा जरा तीसरा बताइए, -3/2u, इसका मतलब ये है कि u का -1.5 ले और उल्टे चल पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब, और दूसरे तरीका क्या है -3/2u का, कि आप जो u की एंट्रीज है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, -3/2 से। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, -3/2, हाँ -3/2 एंड क्या बताया आपने, -3, -3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा ना। इसका मतलब है आप -1.5 जो है वो इधर जाएंगे, यहां से चलेंगे ना देश, और फिर क्या करेंगे, -3 जो है नीचे जाएंगे देश। तो ये बिल्कुल वही हो गया जो हम बता रहे थे कि ये जो है ना, ये वाली चीज आ गई। जबकि ये वाली जो लेंथ है, ये इस लेंथ के मुकाबले में क्या है, 1.5 है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, रिवर्स है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये सब मतलब आपने शायद की होंगी। तो दिस इज जस्ट ए प्रैक्टिस कि आप, एक अलजेब्राइक कंसेप्ट है वेक्टर का, एक क्या है, ज्योमेट्री है। तो आप ज्योमेट्री को और वेक्टर को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग वन इन टर्म्स ऑफ द अदर। ओके, आगे चलते हैं भाई, यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा अब ये जो है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये चलें यहां पर ही मैं थोड़ी सी बात कर लूं। ये जो हम काम कर रहे थे ना, ये चीज,
ये जो हमारे पास काम हो रहा था, ये जो काम हो रहा था ना, ये और ये, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये तो खैर एक ही वेक्टर है ना, क्या है, बस u है ना, तो u को ट्वाइस u कर लिया, u का क्या कर लिया माइनस। इसको भी हम कह सकते हैं इट इज ए मल्टीपल, यानी ये वाला जो वेक्टर है ये u का क्या है 2 टाइम्स है, और ये क्या है u का -3/2 टाइम्स है। बाजू का तो ऐसा होता है कि आपके पास एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं, चले u भी है और v भी है। आपने क्या किया, u को अपनी पसंद के नंबर से मल्टीप्लाई किया, अल्फा कुछ भी हो सकता है, v को अपनी एक और पसंदीदा नंबर से मल्टीप्लाई किया, बीटा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना अल्फा u प्लस बीटा v, इसको आप क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u एंड v। क्या कहेंगे, लीनियर। और ये कोई यूनिक नहीं है, इसलिए कि अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है ना, एनी रियल नंबर, सही है। तो जरा आप ये बताइए मुझे, सिर्फ 3 लीनियर कॉम्बिनेशन बताएं जरा, आसान वाले, कौन बताएगा? u एंड v के 3 लीनियर कॉम्बिनेशन बताएं, बल्कि 4 बताएं आसान वाले। चलिए अगर आसान नहीं तो मुश्किल ही बता दो यार। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन तो ये आ गया, 0 वेक्टर। 2 ले लें, 2 क्यों ले लें यार, 1 ले लो ना। तो दूसरा ये आ गया। तीसरा ये है कि आप एक को 1 ले लें और दूसरे को 0 ले लें, तो u भी आ गया और v भी आ गया। तो आपने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन कितने सारे होते हैं। ये तो सिर्फ मैंने 4 लिखे ना, इनफिनिटली मेनी होती, इसलिए एनी रियल नंबर। तो यही डेफिनेशन आपको क्या नजर आएगी, अगले पेज पे नजर आएगी, ठीक है जी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो हम नेक्स्ट पे पहुंच गए हैं जनाब। हो गई, ये हम पढ़ गए, वही चीज है, गिवन वेक्टर्स, ये वेक्टर्स है। क्या हो गया भाई, स्लो हो गया क्या? अच्छा, इसमें आर एन का क्या मतलब है, ये जो आर एन है? डायमेंशंस। आर एन का मतलब ये है कि हम, जी डायमेंशन है। अभी तक हम R2 पे कंपोनेंट्स, अगर N2 है तो ये 2 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर्स हैं, अगर N3 है तो 3 वाले हैं, अगर N4 तो ये 4 वाले हैं। तो N इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ द स्पेस। अगर 1 हो जाए तो वो फिर सिंपल क्या हो जाते हैं, नंबर हो जाते हैं। लेकिन नंबर में भी डायरेक्शन होती है, ये वाले पॉजिटिव डायरेक्शन है 0 के राइट पे, और 0 के लेफ्ट नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है जी। तो अगर आपके पास p वेक्टर्स हैं Rn में, आप एक इमेज अपने स्केलर लिए हैं, क्या लिए हैं, p स्केलर, कौन कौन से, C1 C2 एंड Cn। पिछले पेज में मैंने क्या लिया था, अल्फा। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन इसको हमने y के नाम से डिनोट किया, ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड vp। और ये जो नंबर है ना C1 C2, ये क्या कहते हैं, वेट्स कहलाते हैं, राइट, ठीक है। ये रहा लीनियर कॉम्बिनेशन यूजिंग द वेट्स, सही है। अब ये जो एग्जांपल्स है ना, ये वाली चीज, 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास v1 एंड v2, ठीक है। वो सिग्नल नहीं आ रहे हैं क्या, खाली इसको यहाँ लगा दो, थोड़ा सा चार्जिंग कम हो गई इसीलिए नहीं आ रहा। अब चार्ज होना शुरू हो गया। ओके जी, तो हम क्या बता रहे थे आपसे कि ये जो v1 एंड v2 है ना, डजंट मेक एनी डिफरेंस कि ये 2 डायमेंशन में है, 3 में है या 50 में है। हम तो सिर्फ क्या देख रहे हैं, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे आया है, पहले वेक्टर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे को 2 से किया और क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अच्छा, इसमें पता क्या है, इसमें पहला जो वेट है ना वो 1/3 है, दूसरा वेट क्या है, 0 है, जो नजर नहीं आ रहा वो 0 है।
पहला वेट 1 है, दूसरा वेट क्या है -2। इसमें क्या हो रहा है, दोनों 0 है, राइट। असल में ये बोल्ड फेस है और ये नॉट बोल्ड है। तो बोल्ड फेस का मतलब ये होता है कि ये है तो 0 लेकिन ये 0 वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n4 है ना तो इस 0 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 0। ठीक है, ये मतलब है बोल्ड फेस 0 का। वेक्टर ऑफ 0 0 0 क्या होगा, 0 ही होगा लेकिन बोल्ड होगा। ओके जी, आगे चलें। ऑलराइट, देखिए ये जो है ना लीनियर कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शुरू में तो समझ में नहीं आता कि क्या बेवकूफाना बातें हो रही हैं, दो वेक्टर ले लिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बट इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ नहीं, एक मिनट, डिफाइन इस सेंस में नहीं है कि आपके पास ये जो लिखा हुआ है ना वेक्टर v1 एंड v2, आप मुझे ये बताओ ना, ये जो v1 एंड v2 है इसके बारे में तो हमने कुछ नहीं कहा ना, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये Rn का हिस्सा होंगे। तो ये 0 भी किसका हिस्सा होगा, Rn का। तो अगर n4 है तो इस 0 में 4 जीरोस होंगे ना, है? हाँ हाँ, जब ही होगा, यू आर राइट। यहाँ डिफाइन नहीं है, डिफाइन कर लो यार। फर्स्ट कर ले n10 है तो यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे, 10 जीरोस आ जाएंगे, हैं? एक मिनट, अभी आप उधर ना जाएं। ये जो डायमेंशन है ना, इसका एक टेक्निकल मीनिंग है, तो अभी जरा ठहरे आप अभी जंप ना लगाएं वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके जी, ओके, राइट, ओके। देखिए इसमें भी वही काम हो रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, यानी अब क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी अलजेब्राइक वे में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और ज्योमेट्रिकली उसको शो करेंगे। तो ये दो वेक्टर्स हैं v21 एंड -22। सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, पहले इन्हीं को ड्रॉ कर लेते हैं। किसको ड्रॉ कर लेते हैं, v1 को। तो v1 को कैसे ड्रॉ करूं भाई, यहां से कहां जाऊं, यहां से 2 यूनिट्स जाऊं ना, यहां तक चला गया, सही है, और 1 यूनिट यहां तक चला गया। तो ये वाला जो वेक्टर्स है ये मेरा क्या है, v1 है। क्लियर हो गया, ये मेरा वेक्टर क्या है, v1 है। अच्छा जी, दूसरा साहब क्या है, -2 एंड 2। तो -2 जो है मैं इधर आऊंगा और फिर मैं इधर जाऊंगा। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला क्या है भाई, v2 है। सॉरी मेरा ख्याल है रॉन्ग हो गया, ना, इसलिए रॉन्ग हो गया कि -2 एंड 2 है। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये जो वेक्टर है, ये -2 इधर और +2 इधर, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये हमारा v2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक उधर जा रहा है और एक ये, मतलब ये वाला वेक्टर है ना। एक मिनट यार, जरा दोबारा से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब चीजें जो ना मैं डिलीट करता हूँ। ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा v1 है। बहुत ज्यादा लिखने से फिर मसला हो जाता है। और ये वाला वेक्टर क्या है हमारा, क्लियर हो गया। अब ये वेक्टर जो है v1 है और ये जेंटलमैन क्या है, v2 है। बस क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये जो 0 3 है, हम इसको पहले लिखे अलजेब्राइकली, फिर हम इसको ले जाएंगे ज्योमेट्री में। तो ये 0 3 जो है v1 एंड v2 का कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन है, सही है, 8 किया हुआ यार, बिल्कुल ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, a इज इक्वल टू क्या है, v1 + v2 है। इसलिए कि आप देख लो ना, जब आप ऐड करोगे 2 और -2 0 हो जाएगा, 1 एंड 2 3 हो जाएगा। तो a जो है वो बेसिकली क्या है, एडिशन है। किसका एडिशन है, v1 एंड v2 का। तो अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो भी क्लियर है, और अलजेब्राइकली तो क्लियर है ना कि a जो है वो किसके बराबर है, 0 3। आप गौर करें, ये वाला जो है ना पैरेललोग्राम, इसका ये वाला जो डायगोनल है यही तो a है, यही क्या है, a है। और आप सोच लें ये वाला डिस्टेंस कितना है, 0 से 3 है ना। तो आप बात क्लियर होगी ना कि वही बात कर रहे हैं हम, क्या कि अगर हम दो वेक्टरों को ऐड करें
चाहे अलजेब्राइकली करें या ज्योमेट्रिकली करें, आंसर सेम आएगा। तो अलजेब्राइकली आंसर क्या आ रहा है ऐड करने से 0.3, और ज्योमेट्री में देखें तो ये जो V1 V2 से वो जो बनना था ना क्या पैरेललोग्राम, इसका ये डायगोनल है। क्या है ये इसका डायगोनल है। क्लियर हो गया? हजार आगे चलो, सर जल्दी से बताओ बी कौन सा कॉम्बिनेशन है? V2 minus V1। V1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? -1 से, तो ये -V1 + V2 हो गया ना, ये -4 आ जाएगा। अब ये इसमें पता क्या होगा, इसमें आप एक काम करो, ये जो V1 है ना इसका नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव आपके पास इधर जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाली जो चीज होगी ना, ये यही आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा। और अब आप देख लें ये B है, इसलिए B है कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, -4 यूनिट इधर जाना होगा, 1 यूनिट इधर जाना होगा। तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 चीजें हैं। पहले तो हम सोच रहे हैं कि ये जो जेंटलमैन B है ये कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो ये आ गया था। कहां चला गया था B यार, ये रहा। पहले तो हमने ये सोच लिया ना कि B जो है ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर हमने क्या कहा, -V1 और V2 को सिंप्लीफाई किया, तो जाहिर है वो वही आएगा। क्या आएगा? -1 and 4, -4 and 1। फिर हमने क्या किया, इस -4 and 1 को एक डायरेक्ट प्लॉट कर लिया, और एक इसको कैसे देखा, एज ए डायगोनल ऑफ 2 वेक्टर्स। वो कौन कौन से थे? एक -V1 था और दूसरा क्या था, V2 था। दोनों तरह से समझ आ गया मेरा ख्याल। अब बहुत ज्यादा हिचपिच हो गया, क्लियर कर लें, फिर दोबारा से ड्रॉ करेंगे किसके लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। सो थैंक्स गॉड एक कमांड से सब हो जाता है यहाँ पे, राइट, साफ हो गया। अब हम आते हैं किसकी तरफ आते हैं, इसकी तरफ आते हैं। सोच के बताएं जल्दी से कि ये C है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि C जो है वो 4 टाइम्स V1 प्लस V2 है। चलें पहले चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल सही है। इसलिए कि अगर आप V को 4 से करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, -2 6 आ जाएगा, 4 और 2 क्या आ गया, 6 आ गया। तो बिल्कुल सही है। वेट्स क्या है, 4 and 1। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा, अगर सबको समझ में आ रहा है तो आगे चलूं, अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो बताऊं कैसे आए 4 1। देखिए वो सिंपल आए हैं। आपने एक सिस्टम सॉल्व करना है। कौन सा सिस्टम सॉल्व करना है? ये वाला, x1 v1 प्लस x2 v2 इज इक्वल टू c। ये वाला जब आप सिस्टम सॉल्व करोगे ना तो आपको x1 और x2 की वैल्यूज आ जाएंगे, जो वेट्स होंगे फॉर c टू एक्सप्रेस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। क्लियर हो गया? ऐसे निकालोगे। और यहाँ पे बहुत आसान है, आप इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर लिखें तो वो बहुत ही आसान होती है। वो क्या होती है, पहला वेक्टर 2 1, दूसरा वेक्टर -2 2, और तीसरा क्या, c इटसेल्फ। आप ऐसा करो जल्दी से, सेकंड को फर्स्ट में ऐड कर दो या फर्स्ट को सेकंड में ऐड कर दो। ये क्या हो जाएगा, 1 2 6 3 0 12। तो हमने देखा यहां से पहले की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई ना। ये मैंने वो नहीं किया कि प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा हूँ इकोलोन फॉर्म में, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट मार रहा हूँ, राइट, कि एक चीज 0 होगी तो मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि ये c जो है वो किसके बराबर है, 4v1 प्लस v2। अब इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ में ऐसे ड्रॉ करेंगे भाईजान कि ये मेरा v1 था ना, इफ यू रिमेंबर, और ये मेरा क्या था, ये मेरा v1 था, और ये मेरा क्या था, v2 था। ठीक है, -2 2। अब हमने क्या करना है, इसका हमने क्या देखना है, इसको 4 टाइम्स कर देना है। हम यहां पहुंच गए और इसको यहीं रखना है। अब हम इसको मिला दें तो ये वाली जो चीज है ना, ये हमारी क्या होगी, C होगी। और ये C वही तो है 6 6। आप अगर यहाँ जाएं 6 यूनिट और फिर 6 यूनिट यहाँ जाएं तो C पे पहुंच जाएंगे। तो हमने देखा कि सारी चीजें क्लियर होगी ना, कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है। ये ज्योमेट्रिक है कि आप ड्रॉ कर रहे हैं पैरेललोग्राम, और अलजेब्राइकली तो वो हाई है। बल्कि अलजेब्राइकली तो पहले से ही पता था हमें कि C क्या है, 6 6। वो तो हमने उसको लिखा था एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। ओके, लास्ट थिंग इज आखिरी वाला। हाँ जी, बताओ जल्दी से, D को कैसे लिखोगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन? सर जी बोले। सर v1 -5/2 v2। यानी आप ये कह रही हैं कि D जो है v1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं?
हेलो, Yes, yes, sir. जी सर। अच्छा V1 फिर आगे क्या लिखूं? -5/2 V2। चलें चेक कर लेते हैं। तरीका तो आपको पता है ना कैसे निकालेंगे। आप एक आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे 2 1 -2 एंड 7 -4 सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया लिहाजा हम चेक कर लेते हैं। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम करते हैं -5/2 से। तो देखते हैं कि जनाब ये आता है हमारे पास, क्या आता है 7। हाँ आ गया ना, 2 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा, 7 आ गया। आगे से -5 एंड 1 -4। वेरी गुड, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे। इफ यू रिमेंबर, ये हमारा क्या था V1, ठीक है। ये हमारा क्या था भाई V2। क्या लिखा हुआ है -5/2। इसका मतलब है हम यहां कहीं पहुंचेंगे और इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। विच इज, अगर आप गौर करें, यही तो वो है जिसका नाम क्या है 7 -4। क्लियर हो गया? मतलब हम दोनों तरीकों से कर रहे हैं ना, बल्कि 3 तरीके कर रहे हैं। पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि यार ये जो मोहतरम डी हैं कौन से वेट्स हैं। इस केस में आ गए क्या 1, और दूसरा वेट्स क्या है -5/2। फिर हमने क्या किया कि वो जो V1 और V2 था, पहले V2 को -5/2 पे ले गए। फिर हमने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया। फिर हमने क्या किया, उसका डायगोनल देखा, तो डायगोनल वही था जो कि ओरिजिनल C था, ओरिजिनल D। इस केस में बोलो, इस केस में 7 -4, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो हमने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इस केस में पता है क्या हुआ है? इस केस में ये हुआ है, हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं ना, 2 ओरिजिनल हैं। हम चारों को जो है ना लिखने के काबिल थे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी। मगर क्या ये हमेशा मुमकिन होगा कि 1 वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर दूसरा ये है कि अगर हो सकता है तो विल दैट वेट्स आर यूनिक और नॉन यूनिक? ठीक है, एंड ऑफ द डे तो आपको क्या बनाना है, एक सिस्टम ही बनाकर सॉल्व करना है ना वेट निकालने के लिए। तो जो सिस्टम के ऊपर कंडीशन थी वही कंडीशन तो प्रिवेल करेंगे ना, समझ ना बात को। ओके, ये सारे हमने ड्रॉ वगैरह कर लिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके जी, नेक्स्ट पेज। कुछ ज्यादा नहीं आगे चले गए, नहीं थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो हो गया ना, अभी भी तो किया ये 7 -4, ठीक है। इससे आगे जो है अच्छा ठीक है, यही है असल में। प्रिंट आउट में कुछ और है, यहाँ कुछ और नजर आ रहा है। ओके जी, राइट। क्या लिखा है जनाब? 3 वेक्टर्स दिए गए ओरिजिनल, कौन कौन से? A1 A2 A3। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन, ये वाली चीज पूछी जा रही है, इफ B इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 एंड A3। सही है, आपने कहा कि देख लेते हैं। अगर तो ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि B जो है कैन बी रिटेन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन A1 A2 A3, तो उसमें कुछ वेट्स चाहिए होंगे। उन वेट्स को हमने क्या कहा, x1 x2 x3। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली इक्वेशन सिस्टम है, बल्कि कंसिस्टेंट है, तो फिर वो चीज पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? देन B कैन बी रिटेन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2 A3, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपको क्या कह रहा है, वेक्टर इक्वेशन फिल इन। क्या मतलब है इसका? क्या करूं जल्दी बताओ। मैं ये करूं, हाँ बस ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा रहा है और कुछ भी नहीं करा रहा। x2 A2 x3 A3 इक्वल B। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं? 1 0 3। दूसरी जगह क्या लिखूं? 4 2 14। फिर क्या लिखूं? 3 6 10 एंड देन -1 8 एंड -5।
ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करा दी उसने। असल में होता पता क्या है, आप इसको ये ना समझे कि ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, वो कहते थोड़ा सा हैवी हो जाता है। आप ये समझे कि हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखने के असल में 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरीके। एक तो होती है वेक्टर फॉर्म, जो कि ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सिस्टम लिख दें। तो अगर इसका मैं सिस्टम आपसे पूछूं कैसे होगा इसका सिस्टम, वो यही होगा ना, x1 + 2x2 नहीं +4x2 + 3x3 इज इक्वल टू -1। दूसरी रो बताएं आप क्या होगी, 2x2 + 6x3 इज इक्वल टू 8। और एक तीसरी रो भी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 चीजें आपकी समझ में आ गई, एक सिस्टम समझ में आ गया और एक क्या समझ में आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन या सिस्टम। एक और भी आता है मैट्रिक्स फॉर्म, उसको भी अभी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल तो हम इसको क्या करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। ठीक है। अच्छा, वो आगे है ना अगले पेज पे, कि करस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या होगा। ओके, ये जनाब अली ओके, अच्छा ये नीचे ही लिखा हुआ है। अभी जो हमने सिस्टम लिखा था ना, अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था ना भाई, तो ये उसी वेक्टर फॉर्म की आप ही ने बताया था ना कि पहली इक्वेशन ये होगी, सही है, और दूसरी यही आपने भी यही बताई थी, तीसरी आपने ये बताई थी, राइट। तो एक हो गई वेक्टर और एक हो गया सिस्टम और एक क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म, जो भी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, असल क्वेश्चन तो ये था ना कि क्या पॉसिबल है बी को लिखना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या करना है, सिस्टम को सॉल्व करना है और क्या वैल्यूज निकालनी है, x1 x2 और x3। तो उसके लिए फिर हम अगले पेज पे जाते हैं। अगले पेज पे क्या नजर आएगा आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नजर आएगी। क्या नजर आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो लेट्स गो टू द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, वेरी गुड, ये आ गई जनाब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। ये वाले जो सिस्टम है ना आपके पास, ये तो आपके पास पिछले पेज से आया है ना, हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, बस कम 5-6 ऑपरेशन तो वो होंगे ना। सबसे पहले ऑपरेशन में क्या किया होगा उसने, इस 3 को क्या किया होगा, 0 किया होगा ना भाई। फिर उसके बाद ये 1 बनाया होगा ऊपर, मतलब ये आप कर लीजिएगा। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इस सिस्टम का आंसर क्या आया, x1 is 1 -2 and 2। अब आप जाएं और वापस आके इसको क्या करें, चेक कर लें, बल्कि यहीं पे लिखा हुआ है सारा डेटा, ये देखें सारा डेटा यहाँ लिखा हुआ है ना। अब हमने क्या चेक करना है कि ये जो कुछ भी ये आया है हमारे पास, कहाँ पर है, ठीक है, ये वाला कॉलम A1 है, ये वाला क्या है A2 है, ये क्या है आपका A3 है, और ये क्या है B है, सही है। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, इसको -2 से करूं और इसको 2 से करूं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो कर लें, एक एक सिर्फ कर लेते हैं। यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से -8 मिलेंगे, कितने हो गए -7, और यहाँ से मिले 6, तो कितने आ गए, -1 आ गए। तो क्लियर हो गया ना इस केस में कि जो हमारे पास 3 वेक्टर्स थे उनका कॉम्बिनेशन बी आ गया। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। बी आ गया, राइट, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये वो सिर्फ वो है, समरी है, कुछ भी नहीं है। और बताता हूं आपको, देखें आप असल में जब ज्योमेट्री, आपने किसने पूछा था, जब आप ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं ना, तो बेसिकली आप पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर ही तो करते हैं कि इधर जाना है 4 यूनिट, इधर जाना है 6 यूनिट। तो यहाँ पर आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इधर देखो ना भाई, किसने पूछा था ये सवाल। मसला ये है कि आप ज्योमेट्रिकली इसको देखोगे कैसे, इसलिए नहीं देख, मतलब देख तो सकते हो, वजह ये कि यहाँ 3 डायमेंशन है ना, तो आपको स्पेस में जाना पड़ेगा कि एक वेक्टर इधर जा रहा है,
एक इधर जा रहा है। अभी तक जो एग्जांपल ली थी वो तो प्लेन में चल रहे थे ना, तो प्लेन में तो आसानी से बन जाती है, समझ में आ जाती है। स्पेस में भी बन सकती हैं, लेकिन थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर इससे आगे जाएं, अभी हम कहाँ पर हैं, 3 डायमेंशन में है ना, अगर 4 में जाएं और 5 में जाएं, फिर तो बनाना भी मुश्किल क्या इम्पॉसिबल होगा, राइट। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो इंट्यूशन है ना, ये R2 से बिल्डअप होता है। कहाँ से होता है? R2 से। आगे आप इसी को कैरी करते हैं, फिर भूल जाइए आप ज्योमेट्रिकली, ठीक है। यार यहाँ पे सिर्फ ये कंक्लूजन है कि अगर आपके पास ये वेक्टर इक्वेशन है, ये वही जो मैंने पहले कहा था ना, इसको अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये सिस्टम फॉर्म हो जाता है एज द लीनियर सिस्टम। और आगे क्या है, अगर बी जो है कैन बी जन, अच्छा अब एक और मसला है, देखें एक जरा गौर से सुने, अब एक नया डायमेंशन आ गया है। आमतौर पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, क्या करते हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हो ना। और अगर आखिरी कॉलम पिवट कॉलम नहीं है तो आप क्या कहते हो, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पिवट कॉलम नहीं है, और अगर पिवट कॉलम है तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब फिर क्या होगा, जरा यहां बता दें अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो बैकग्राउंड चल रहा है। फिर वो जो हमारा क्वेश्चन था ना कि राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, वो जायज था और लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है कंसिस्टेंट, आप कहेंगे नहीं लिख सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक दूसरी बात सुने, अब आप ये कुछ और कहानी कह रहा है, ये वाली 3 लाइनें, इन पर्टिकुलर बी कैन बी जनरेटेड बाय ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए सॉल्यूशन टू द लीनियर सिस्टम। यानी अब ये कह रहा है कि आपके पास अगर सिस्टम का सॉल्यूशन है, आप भूल जाए लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या भूल जाए, भूल जाए, अगर सिस्टम का इक्वेशन है, सिस्टम का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यही है कि राइट हैंड साइड इज यू आर एबल टू राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। कौन से, A1 A2 A3। तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुल है, हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन से समझा कि कब होगा कब नहीं होगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो। लेकिन अब हम उल्टा चल पड़े कि अगर सिस्टम का सॉल्यूशन है, उसका मतलब यही होता है कि राइट हैंड साइड इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। और अगर वो नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हमने सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन को, पहले तो हम क्या कहते थे, जरा और से बताओ, सॉल्यूशन को हम क्या कहते थे, लास्ट कॉलम इज नॉट पिवट कॉलम, सही है ना, यही कहते थे ना। नो सॉल्यूशन को क्या कहते थे, लास्ट कॉलम इज पिवट कॉलम। अब हम उसको एक और तरीके से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, if B can be written as a linear combination of A1 A2 A3 A4 then system is consistent. If B cannot be written as a linear combination of A1 A2 A3 then system is inconsistent. तो दोनों का बड़ा, वो कहते हैं ना, चोली दामन का साथ है भाई। मेरा ख्याल है क्या टाइम हो गया यार, हो गया टाइम, हो गया तो हो गया भाई। चलो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। नहीं अभी तो 41 हुए हैं यार, ये पता नहीं कौन सी जाली घड़ी लगाई हुई है आप लोगों ने। 4 मिनट ठहर जाओ, स्टैंडर्ड टाइम मेरा भी 41 है। ओके जी, तो बस एक स्लाइड और कर लेते हैं, देख लेते हैं यार, कंप्लीट नहीं होगी तो आपसे 4 मिनट ज्यादा ले लेंगे यार। नहीं, आप अपने भाइयों से पीछे जा रहे हो भाई। ओके, राइट, ओके, जरा ये देख लें, बहुत तो सिंपल सा है यार। हम अब जा रहे हैं असल में इस कंसेप्ट की तरफ। किस कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं,
ये वाला वेक्टर और ये वाला, अगर आप गौर करें ये वाला जो वेक्टर है ना ये इसका ट्वाइस है, तो ये जो वेक्टर है 2v ये भी स्पैन में है, ये जो वेक्टर है ये इसका क्या है 1.5 है, तो ये भी क्या है, ये भी स्पैन में है। किसके स्पैन में है, v के स्पैन पे। तो आप मुझे बताएंगे v का स्पैन ज्योमेट्रिकली क्या होगा। यस यानी ये सारे पॉइंट्स ये भी ये भी ये भी एग्जैक्टली, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, स्पैन ऑफ ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज बेसिकली ए लाइन स्पैन बाय दैट वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर। और ओरिजिनल वेक्टर से लाइन कैसे बनेगी, 0 0 एक पॉइंट होगा और वो जो है उसका हेड दूसरा होगा। हाँ नेगेटिव में भी जाएगा, इसलिए तो कह रहे हैं लाइन मैंने खींचा तो है, नीचे भी भाई, इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। तो पूरी लाइन क्या है, ये स्पैन है सिंगल वेक्टर की। अब आगे कल देखेंगे नेक्स्ट टाइम कि 2 का क्या है और 3 का क्या है। ओके थैंक यू।